देखिए आपका टीपीए चल रहा था और टीपीए में आपका सेक्शन 18 तक पढ़ाया गया था। आपका धारा 18 तक भाई पढ़ाया गया है। नहीं, 18 तक भाई पढ़ा दिया गया था। हाँ, देखिए आपका टीपीए में आगे बढ़ा जाए, आपका 19 और 20 21 कल पढ़ाया जाएगा। 22 से हम शुरू करते हैं। धारा 22 से शुरू करते हैं। इधर प्री में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, मेंस में कम। धारा 22 निकाल लीजिए। इधर धारा 22 से लेकर और जो 34 तक धाराएं हैं, यानी कि 22 से लेकर और 34 तक की धाराएं हैं। यहाँ आपका प्री में क्वेश्चन बनता है, मेंस में कम। फिर आपका 35 से मेंस में बनता है। फिर आपका 36 से लेकर और 40 तक केवल प्री में बनता है। फिर 41, उधर 43, फिर 44, ऐसे मेंस में बनता है। तो प्री वाला तो भाई आपका, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इधर भी आपका धारा 22 से लेकर। आइए आपका सेक्शन 22 देखा जाए। सेक्शन 22 से आज तक कभी भी क्वेश्चन बना नहीं, बता दिया जाए भाई। लेकिन फिर भी सतर्कता बरतते हुए एक एक लाइन बताते चला जाए। देखिए आपका धारा 22 क्या कहती है। किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों को अंतरण जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करे। यानी कि इसका मतलब कि एक व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया गया है, बल्कि संपत्ति का अंतरण एक से अधिक व्यक्तियों को किया गया है। और उसमें शर्त लगा दी गई है कि जो व्यक्ति इस एज का हो जाएगा उसी को इंटरेस्ट या हित मिलेगा। ऐसी दशा में जो व्यक्ति उस एज का हो गया उसे हित मिलेगा, और जो व्यक्ति उस एज का नहीं हुआ उसे हित नहीं मिलेगा। एक लाइन बस जानना है। धारा 22 समाप्त हो गई। अब आइए धारा 23। जहाँ तक आपका धारा 22 में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपका मुख्य रूप से धारा 22 इतना पर्याप्त है। आइए आपका 23 देखा जाए। अंतरण जो विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। तो आइए समाश्रित का आगे बताया भी जाएगा। यानी कि संपत्ति का अंतरण किया गया है जो किसी विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट मतलब ना है तो विशेष, विशेष मतलब विशिष्ट, विशिष्ट माने स्पेशल। आपका अनिश्चित घटना के, अनिश्चित घटना मतलब कि घटना घट भी सकती है और नहीं भी, के घटित होने पर जो समाश्रित हो। तो आइए देखा जाए एक उदाहरण भाई। ए बी को आपका 500 रुपये का अंतरण करता है, लेकिन आपका ये कहता है कि ये अंतरण तब होगा जब आपका जो आपका लंदन से चला जहाज है वह भारत आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ अनिश्चित घटना। भाई आपका दूसरा उदाहरण देखा जाए। देखिए ए बी को 500 रुपया ट्रांसफर करता है और ये कहता है कि अगर आपका तुम्हारे घर में आग लग जाएगी तब हम 500 रुपया तुम्हें देंगे। ऐसी दशा में इस घटना का घटित होना निश्चित नहीं है। आग लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। तो ये जो ट्रांसफर होगा, कब आपका सही माने कब 500 बी को मिलेगा, जब आग लग जाती है घर में, कि आग न लगे। तो जब आग लग जाती है और आग नहीं लगती है तो 500 का भी हकदार नहीं होगा। ये जो संविदा होती हैं इसको समाश्रित संविदा या आश्रित संविदा या दूसरे पर निर्भर संविदा कहते हैं। और ये जो मैं बताया भी था एक दिन उदाहरण, फिर बता रहा हूँ। आपका तालाब का उदाहरण बताया था और सेम आप समझिए। इस पर हमने एक बार उदाहरण बता रखे हैं, वैसे कम चांस रहते हैं इधर से, लेकिन एक एक लाइन देखना है केवल।
उदाहरण ये मैं बताया था कि एक तालाब है और उसमें मगरमच्छ है, और ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इस तालाब को तैर कर पार कर जाएगा उसे मैं 5 लाख रुपया दूंगा। तो ये समाश्रित संविदा हुई। समाश्रित मतलब आश्रित हुई। आश्रित माने निर्भर हुई। निर्भर मतलब कि तालाब को पार करिए और तब आप कितने के हकदार हो जाएंगे, 5 लाख। तो बताया गया था कि एक व्यक्ति तालाब को पार करता है तो वह 5 लाख का हकदार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संविदा या संपत्ति का अंतरण समाश्रित है किसी अन्य घटना पर, तो पहले वह कार्य होगा और तब आपका 5 लाख रुपया मिलेगा। आगे इसको और बताया जाएगा। 23 के बाद आप 24 छोड़ दीजिएगा। अब आइए 25। यहाँ से आपका प्री और मेंस का क्वेश्चन बनता है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 25 देखा जाए, और जब भी आप टीपीए की धारा 25 पढ़िए, इसी के साथ आपको कोरिलेट करके भी पढ़ना है। और जो कोरिलेट करना है वह भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23, यानी कि जो बातें संविदा अधिनियम की धारा 23 में दी गई हैं लगभग वही बातें धारा टीपीए की धारा 25 में दी गई है। याद रखिएगा। इसको आपका पिछली बार यूपीजे में संविदा अधिनियम की धारा 23 की हेडिंग पूछा था कि धारा 23 में क्या लिखा गया है। तो अनलॉफुल यानी कि आपका विधि विरुद्ध उद्देश्य और प्रतिफल, यानी कि आपका ऐसा पर्पज और ऐसा मूल्य जो अनलॉफुल हो, यानी कि विधि के विपरीत हो। तो फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, थोड़ा बहुत दिन हो गया टीपीए पढ़े हुए। तो आपका मैं बताया था कि अगर धारा 10 की शर्त है, धारा 11 की शर्त है, धारा 12 की शर्त है, ऐसी कंडीशन में शर्त ही शून्य होगी और संपत्ति का अंतरण यानी कि विक्रय, दान, पट्टा, बंधक वह क्या होगा। लेकिन अगर शर्त किस धारा में आ जाए, या तो 10 में या 11 में या 12 में। पिछली बार उत्तराखंड जे बना था क्वेश्चन कि रोसर बनाम रोसर का केस किस धारा से संबंधित है, पिछली बार बना था। तो धारा मैं बताया था, लिखवा भी हूँ। कौन सी धारा बताया था, 10। यानी कि जो आपका रोसर वर्सेज रोसर का वाद। फिर एक बार आगे बढ़ा जाए। अगर संपत्ति का अंतरण किया गया हो और सेक्शन 25 वाली कोई कंडीशन या शर्त लगी हो, तो फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। अंतरण भी शून्य होगा, शर्त भी शून्य होगी। तो यही कंसेप्ट आपको बनाना है। अगर धारा 10, 11 और 12 में मामला आता है तो शर्त शून्य होगी, लेकिन ट्रांसफर यानी कि जो दान किया गया है, विक्रय किया गया है, विनिमय किया गया, वो सही माना जाए। लेकिन अगर वही मामला किस सेक्शन में आ जाए, 25 में, तो शर्त भी शून्य होगी और अंतरण भी क्या होगा, शून्य। दोनों शून्य होंगे, दोनों का कोई मतलब नहीं होगा। अब कौन कौन सी शर्तें हैं जो आप लगाते हैं तो शून्य होगी। तो एक तो उदाहरण देखिए। ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें अपना खेत बेच रहा हूँ, लेकिन ये तब जब तुम बी की हत्या कर दोगे या बी का मड़ई जला दोगे, झोपड़ी जला दोगे, बी का घर जला दोगे। या फिर ए कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें संपत्ति बेच रहा हूँ, लेकिन तुम क्या करना, वेश्यावृत्ति का कार्य करना। तो ये सब जो उद्देश्य है ये सही कानूनन नहीं माने गए हैं, और इन उद्देश्यों के आधार पर अगर संपत्ति का ट्रांसफर किया जाता है तो अंतरण का भी कोई मतलब नहीं रहेगा और शर्त भी क्या होगी, शून्य। तो धारा 25 में
कौन कौन बातें हैं तोड़ा जाए और मैं फिर बता दूं ये धारा की धारा के समान है तो कॉन्ट्रैक्ट की धारा के समान है 23। देखिए सशर्त अंतरण कंडीशनल ट्रांसफर संपत्ति अंतरण से सृष्ट सृष्ट न आए तो सृजित सृजित न आए तो उत्पन्न। भाई बेयर एक्ट पकड़िए अगर आपका सृजित सृष्ट न आए तो सृष्ट मतलब क्या हुआ उत्पन्न और किसी शर्त पर निर्भर हित निष्फल हो जाएगा निर्भर हित निष्फल हो जाएगा मतलब कि अंतरण ही शून्य होगा उस अंतरण का कोई मतलब नहीं रहे। लेकिन कब अंतरण शून्य होगा तो आगे यदि उस शर्त की पूर्ति संभव न हो यानी कि पहले लिख दिया जाए पहले आपका बैरक तोड़ा जाता है यदि ऐसी कंडीशन लगी हो जिसकी की पूर्ति या फुलफिलमेंट क्या न हो संभव हो कि संभव न हो यानी कि शर्त तो लगी है लेकिन ऐसी शर्त लगा दिया अंतरण में जिसका कि पूरा होना संभव नहीं है तो कौन सी शर्तें हैं जिसका पूरा होना संभव नहीं है 3-4 उदाहरण बताए जाएंगे। अभी थोड़ा धैर्य रखिए पहले बेरेट को अलग अलग किया जाए। अगला देखिए आपका या विधि द्वारा निषिद्ध हो यानी कि शर्त तो लगी है लेकिन वह कानून द्वारा क्या है निषिद्ध है निषिद्ध माने प्रोहिबिटेड यानी कि कानून ने ऐसी शर्तों पर क्या लगा दी है रुक या ऐसी प्रकृति की हो कि यदि वह अनुज्ञात की जाए अनुज्ञात ना आए तो लिख लीजिएगा लागू की जाए लागू की जाए मतलब प्रवर्तित की जाए इन्फोर्स की जाए यदि वह लागू की जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगी। इसका मतलब तीसरा पॉइंट आया कि अंतरण में शर्त लगी है अगर उस शर्त को लागू किया जाता है तो वह कानून के प्रावधानों को क्या कर देगी यानी कि कानून का उद्देश्य ही क्या हो जाएगा विफल या कपटपूर्ण हो। चौथा क्या है कि शर्त तो लगी है लेकिन शर्त किस लिए वो लगाई गई है ताकि फ्रॉड किया जाए यानी कि क्या कैसी शर्त है कपटपूर्ण हो। अगला देखिए या ऐसी हो जिसमें किसी दूसरे के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्वलित या अंतर्निहित हो अंतर्वलित या अंतर्निहित मतलब इनहेरेंट हो इनहेरेंट मतलब निहित हो निहित मतलब समाहित हो यानी कि शर्त तो लगी है लेकिन ऐसी शर्त लगी है जो किसी व्यक्ति के शरीर को क्या पहुंचा रही है नुकसान या ऐसी शर्त लगी है जो किसी के व्यक्ति के संपत्ति को क्या पहुंचाने वाली है नुकसान। अगला शब्द देखिए या जिसे न्यायालय अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध मानता है तो सातवां हो गया जिसे न्यायालय क्या मानता है अनैतिक मानता है इमोरल कौन मानता है न्यायालय या आठवां क्या हो गया जिसे न्यायालय क्या मानता है पब्लिक पॉलिसी यानी कि लोक नीति के क्या मानता है विपरीत माने लोक नीति भी यहाँ पूछा गया था BHULLM में भी आपका काफी अच्छा एक क्वेश्चन है। आइए देखा जाए आपका एक एक करके देखा जाए। पहला आपका देखा जाए कह सकते हैं कि संपत्ति अंतरण फिर एक बार देखिए भाई संपत्ति अंतरण से सृष्ट माने सृजित और किसी शर्त पर निर्भर हित असफल हो जाएगा यदि उस शर्त की पूर्ति संभव न हो यानी कि आपका अगर संपत्ति अंतरण करने में कंडीशन या शर्त लगाई गई है और शर्त ऐसी है कि उस शर्त का कंडीशन का फुलफिल होना पॉसिबल नहीं है तो ऐसी दशा में अंतरण भी शून्य होगा और शर्त भी क्या होगी शून्य। तो दिमाग में कम से कम
5-6 उदाहरण देखा जाता है जहाँ की अंतरण भी संभव नहीं है। तो 2-4 उदाहरण आप लोग भी बताइए। पहला उदाहरण कानूनी, दो उदाहरण कानूनी देखते हैं। दो उदाहरण कानूनी देखा जाए, बहुत पूछा जाता है एमपी यूपी में, सतर्क रहेगा। पहला दृष्टांत, ख को क कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। तो आप लोग खुद बताइए, क्या ये संभव है कि 1 घंटे में 100 मील कोई व्यक्ति पैदल चल सकता है? नहीं। तो ये अंतर, पट्टा भी शून्य और शर्त भी क्या, शून्य। अगर ए कहता है बी से कि हे बी, मैं तुम्हें ये जमीन बेच रहा हूँ, लेकिन तब जब तुम 1 मिनट में 100 किलोमीटर दौड़ के आ जाओ। तो आप लोग बताइए, क्या 1 मिनट में 100 किलोमीटर दौड़ना संभव है? तो ये शर्त भी शून्य और अंतरण भी क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए, ए बी से कहता है कि हे बी, लंदन से जो चला जहाज है, जो उड़ा है अभी अभी, अगर 1 मिनट में कलकत्ते में आ जाए तो मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। तो क्या इस शर्त की पूर्ति संभव है? नहीं। अगर ए कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 5 अरब दूंगा, आपका जब दो पैरल रेखाएं, दो समानांतर रेखाएं एक क्या बना दे, वृत्त, ये भी संभव नहीं है। ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 5 अरब रुपया दूंगा यदि आसमान और पृथ्वी मिल जाए। तो बताइए, क्या ये संभव है? तो ये शर्त भी शून्य और अंतरण भी क्या होगा, शून्य। अब अगला उदाहरण देखिए, 4-5 पर्याप्त है। अगला दृष्टांत भी असंभवता पर ही आधारित है। दूसरा दृष्टांत देखिए, बैरेक का, ख क को 500 रुपया इस शर्त पर देता है कि वह क की पुत्री से विवाह करे और अंतरण की तारीख पर ग की मृत्यु हो चुकी थी। अंतरण शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि ये शर्त का पालन करना अब संभव। तो तुरंत आपका, ये जब भी ये उदाहरण पर ही पढ़िए तो इस उदाहरण को, अगर ये उदाहरण कहीं अन्य पर भी है तो तुरंत को रिलेट करना है और दृष्टांत के सामने ही लिखना है कि ये जो दृष्टांत है, सेम दृष्टांत आपका कह सकते हैं कि दिया गया है और संविदा अधिनियम की धारा 20 में, उसको लिख लीजिए। तो संविदा अधिनियम की कौन सी धारा, 20 में सेम उदाहरण है। अब जब भी इसको पढ़िए, अभी संभव ना हो चल रहा है भाई, पहला पॉइंट, 8 पॉइंट बताना है मैं डिटेल में, समय लगता है थोड़ा इसमें। फिर एक बार देखिए, आपका ये पहले ये देखा जाए एक उदाहरण से, तब सही रहेगा भाई। दो उदाहरण देखिए तब इसको हम बताते हैं। ए और बी ये करार करते हैं आपस में कि जो ए की पुत्री सी है उसका विवाह बी के पुत्र डी से होगा। यानी कि ए और बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि ए की पुत्री सी का विवाह डी से किया जाएगा। जिस समय करार हो रहा था उस समय पुत्री मर चुकी थी, लेकिन ए और बी को जानकारी नहीं थी। इस बात से कौन अवगत नहीं थे, ए और बी? तो ऐसी दशा में संविदा अधिनियम की धारा 20 कहती है कि जब दोनों पक्षकार मिस्टेक या भूल में हो, भूल तथ्य की हो और वह भूल करार के लिए एसेंशियल हो, मर्म हो, तो ऐसा एग्रीमेंट ही शून्य होगा, ऐसा करार ही क्या होगा, शून्य। अब टीपीए की धारा 25 अब अप्लाई करिए। ये जो करार हुआ है, टीपीए की धारा 25 ये कहती है कि करार तो हो गया, लेकिन आपका ए ने बी से वादा किया है कि मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा और अपनी पुत्री का विवाह तुम अपने पुत्र से कर लो। बी रजामंद हो गया, लेकिन ये करार धारा 25 के तहत तब शून्य हो जाएगा। और करार के समय कौन मर चुकी है, सी।
और किसी को पता नहीं। तो ऐसी दशा में टीपीए की धारा अब 25 कहती है कि ये जो शर्त लगी है विवाह की, अब इसकी पूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि अब लाश से विवाह नहीं होगा, मृत व्यक्ति से विवाह नहीं होगा और सी उस समय मर चुकी है। अतः ऐसी कंडीशन में शर्त भी शून्य हो गई और अंतरण भी क्या हो गया, शून्य। यानी कि 500 रुपया भी पाएगा कि नहीं, नहीं, क्योंकि ये अंतरण भी क्या हो गया, शून्य। और यही में करार भी शून्य हो जाएगा, संविधान नियम की कौन सी धारा, 20, और अंतरण भी शून्य हो जाएगा आपका टीपीए की कौन सी धारा, 25। ये आपका फिर एक बार देखिए, जो धारा 25 में आपका जो दो उदाहरण दिए गए हैं शुरुआती दौर में, वह असंभवता पर आधारित हैं, पूछा भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो पहला आपका पट्टे वाला उदाहरण था और दूसरा उदाहरण पुत्री क्या हो गई हैं, मर गए, रट कर जाइएगा। और जो दूसरा उदाहरण पढ़िएगा तो मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, संविदा अधिनियम की कौन सी धारा यहाँ कोरिलेट करेंगे, 20। सेम उदाहरण है, कोई अंतर नहीं, भले रकम में अंतर हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन सेम उदाहरण है, ये बात याद रखिए। अब आइए दूसरा देखा जाए। दूसरा ये कह रहा है कि यदि शर्त ऐसी लगी हो जो कानूनन निषिद्ध हो, अर्थात जिन शर्तों को कानून ने रोक दिया हो। इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति का अंतरण तो किया गया और जो शर्तें अंतरण में लगाई गई हैं, आपका कानून कहता है कि आप ये शर्तें नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन शर्तों को, उन कंडीशनों को कानूनन क्या कर दिया गया है, प्रतिष्ठित। तो ऐसी दशा में भी शर्त भी शून्य होगा, अंतरण भी शून्य होगा, क्योंकि आपने कानून का क्या किया है, उल्लंघन। अब एक उदाहरण यहाँ SC/ST एक्ट का देखा जाए, सबसे अच्छा उदाहरण आपका आपका ST कैटेगरी का देखा जाए, उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 में ये प्रावधानित है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो वह अपनी कृषि भूमि को किसी को भी अंतरण नहीं कर सकता। अब एक व्यक्ति है जो ST कैटेगरी से व्यक्ति से अंतरण कराता है, किस भूमि का, आवासीय नहीं, किसका, कृषि भूमि का। तो और ये अंतरण कानून ने इस पर क्या लगा रखा है, रोक, और आप वही कानून का उल्लंघन करके कार्य कर रहे हैं, तो ये अंतरण क्या होगा, सुन। और ये कहा है कि मैं 5,000 रुपया दूंगा तुम्हें, तुम हमें बेच दो, तो सब कुछ शून्य होगा, क्योंकि कानून ने ऐसे ट्रांसफरों पर क्या लगा रखी है, रोक। तो ये शर्तें नहीं चलेंगी। तीसरा देखिए, अगर शर्त ऐसी है जिसे इन्फोर्स कराया जाए, लागू कराया जाए, प्रवर्तित कराया जाए, तो ऐसी दशा में कानून द्वारा तो रोकी नहीं गई है, लेकिन कानून का जो उद्देश्य है, पर्पज है, एम है, वह क्या हो जाएगा, विफल, असफल। भले आपके दिमाग में उदाहरण ना आ रहा हो, लेकिन हर एक बिंदु पर उदाहरण मौजूद है और ये पूछा जाता है। और ये जो मैं उदाहरण दूंगा वह संविदा अधिनियम की धारा 23 से शुद्ध रूप से, मैं पहले ही बताया हूँ कि जो बातें इसमें बताई गई हैं 80-90% बातें संविदा अधिनियम की किस धारा से कोरिलेट हैं, 23, और वो बातें भी यहीं पढ़ना है। तो फिर एक बार देखिए, शर्त लगी है, शर्त ऐसी है जो अगर अप्लाई, लागू कराया जाए, इन्फोर्स कराया जाए, प्रवर्तित कराया जाए, तो कानून ने तो रोका नहीं है उन शर्तों को, लेकिन अगर उसे लागू कराया जाता है तो वे जो शर्तें हैं
कानून के किसी प्रावधान को या एम को, उद्देश्य को, पर्पज को असफल कर देगी, विफल कर देगी। यानी कि जिस उद्देश्य से वह प्रावधान बना था उस प्रावधान को क्या कर देगी, असफल। तो सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ जो देखना है वह बेल का या जमानत का देखना है। सबसे अच्छा उदाहरण पूछा जाता है। नए लोग भाई अच्छे से समझें, क्योंकि कठिन जरूर है धारा 25, लेकिन उदाहरण कठिन नहीं है। मान लीजिए एक अभियुक्त है, इसने अपराध किया, पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। ये न्यायालय से जमानत मांग रहा है, बेल मांग रहा है कि हमें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। एक को न्यायालय ने जमानत दिया, लेकिन कहा कि जमानतदार लाओ, यानी कि प्रतिभू लाओ। अब ये आपका जमानतदार को प्रतिभू कहते हैं। प्रतिभू लाओ और दो प्रतिभू लाना, तो दोनों प्रतिभू कौन बना दिया जाए, जमानतदार कौन हो गए, बी और सी। और ये हुआ कि प्रतिभू 20,000 रुपया क्या करेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे। कितना कितना हजार बांड भरेंगे। कितना कितने का जमानतदार से बांड भरवाया जा रहा है इसमें, 20,000। अब पहले उद्देश्य समझिए। जमानतदार जो जमानत लेते हैं उसके पीछे क्या एम है, पहले एम समझ। जमानतदार इस बात की गारंटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कि हजूर आप ए को रिहा कर दीजिए, और जब जब न्यायालय ए को बुलाएगा, ये हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं दोनों लोग कि हम लोग न्यायालय में इसको क्या करवाएंगे, पेश। तो किसकी जिम्मेदारी है पेश करवाना, बी तथा सी। और इसके लिए हम लोग 20,000 रुपया या तो कुछ जमीन का कागज या प्रॉपर्टी का कागज या जो भी आपका मने कागज पत्तर हैं या नगद जमा करते हैं। यदि हम ये न कर पाए तो आप हमारा पैसा क्या कर लीजिएगा, 20,000 जब्त। इसी को प्रतिभू का बांड क्या हो जाता है, जब्त, और वसूली होगी। अगर कागज रख, जैसे बाइक का कागज रखा है और अभियुक्त फरार हो गया, तो जमानतदारों की बाइक जब्त होगी और कितना कितना वसूला जाएगा। अब आप लोग यहाँ उद्देश्य पहले समझिए। जमानत का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि बी और सी इस बात की स्वयं जिम्मेदारी लें कि वह ए को क्या करेंगे, पेश, और स्वयं क्या दें, 20,000 रुपया। अब इसी में कानून को विफल करा जाए। ए बी से करार कर लेता है, ए सी से करार कर लेता है कि देखो तुम लोग हमारी जमानत ले लो, और 20,000 रुपया जो तुम लोग जमा करोगे मैं दे दूंगा, लेकिन तुम हमारी क्या ले लो, जमानत। अब आप बताइए, अगर ए ने बी से करार किया है, समझौता किया है, ए ने सी से किया है, अगर इस समझौते को लागू कराया जाए तो जो जमानत का मुख्य उद्देश्य है कि कौन जिम्मेदारी ले, बी और सी, ये मुख्य उद्देश्य सफल होगा कि विफल, विफल। अतः ऐसी शर्त भी शून्य होगी और ये करार भी क्या होगा, शून्य। क्यों शून्य होगा, ये संविदा अधिनियम की धारा 23 में भी सेम शब्द हैं और धारा 25 टीपीए में भी सेम, शब्दों में अंतर नहीं है। ये जो मैं उदाहरण बताया, संविदा अधिनियम की किस धारा से गवर्न होगा, 23, और टीपीए की किस धारा से, 25 से। तो आप लोग बताइए, अगर यही काम करना रहे कि पैसा लेकर और जमानत ले लें लोग, तो अपनी जिम्मेदारी से वो क्या हो जाएंगे, मुक्त। और कानून ये कहता है कि बी और सी की जिम्मेदारी है, ये अब अपने पास से पैसा लगाएं, तभी तो थोड़ा जिम्मेदारी रहेगी। अगर अभियुक्त से ही पैसा ले लेंगे तो इनकी जिम्मेदारी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अतः ये करार क्या होगा, शून्य, और शर्त भी क्या होगी, शून्य।
और पैसा देने का ट्रांसफर करने का जो प्रावधान है वो भी शून्य होगा। तो बी और सी ए से जब करार शून्य हो गया तो 20,000 वसूल सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि करार ही अब क्या हो गया, यानी कि लास्ट लाइन ये रहा कि अगर इस एग्रीमेंट को लागू कराया जाता तो ऐसी दशा में यह जो जमानत का उद्देश्य है कि जमानतदार अपनी जिम्मेदारी लें, ये उद्देश्य विफल हो जाता और प्रत्येक जमानतदार अभियुक्त से पैसा लेता और जमानत ले लेता। वैसे भी जमानतदार घूमते रहते हैं कचहरी में, 1,000 2,000 दीजिए, अभियुक्त पैसा दे दे गुप्त रूप से, करार न करे। गुप्त रूप से चल सकता है भाई, लेकिन करार लागू नहीं कराया जा सकता। गुप्त रूप से अभियुक्त दे देता है और आपका, देखिए तो जा रहा है ना आवाज, बहुत फोन आ रहा है, एक बार ऑनलाइन में चेक करिए तो इतना फोन आ रहा है कि हेलो, देखिए आवाज जा रही है ना ऑनलाइन में, नहीं तो तुरंत लोग फोन करने लगते हैं। हेलो, 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 ठीक है, चलिए फोन पलटिए नहीं तो ये, देखिए आगे भाई आपका, फिर एक बार देखिए ये आपका बताया गया कि ऐसा ऐसी शर्त है जो कानूनन रोकी नहीं गई है, लेकिन अगर उस शर्त को लागू कराया जाए तो कानून का जो उद्देश्य है वह क्या हो जाएगा, विफल। तो ऐसी शर्त भी शून्य और अंतरण भी क्या होगा, शून्य। ये आपका तीसरा पॉइंट बताया गया। अब आइए चौथा देखा जाए। चौथा ये है कि अगर शर्त लगी है और वह जो शर्त लगी है वह कपटपूर्ण है, कपटपूर्ण मतलब धोखा देने के इरादे से लगाई गई है, धोखा देने के इरादे से मतलब प्रवंचना करने के इरादे से लगाई गई है, तो शर्त भी शून्य होगी और अंतरण भी क्या होगा, शून्य। अब कपट पहले समझिए भाई, कपट को बताना पड़ेगा तब ना। देखिए जब भी फ्रॉड को पढ़िए, आपका पिछली बार जे में क्वेश्चन आया भी था और एक क्वेश्चन आपका फ्रॉड पर बनता है, निश्चित तौर पे आपका कपट पर एक क्वेश्चन बनता ही है। तो पहले फ्रॉड या कपट शब्द समझिए, तब तो आगे बताया जाए। यानी कि जहाँ तक फ्रॉड या कपटपूर्ण शब्द की बात है, कपटपूर्ण शब्द को पहले तो आईपीसी की धारा 25 में परिभाषित किया गया, यानी कि पहला कोरिलेशन हुआ कि कपटपूर्ण शब्द आईपीसी की धारा में किसमें परिभाषित है, 25। तो अगर कोई पूछे कि कपटपूर्ण का मतलब क्या हुआ, तो एक लाइन बताइएगा। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और इसलिए कार्य करता है कि दूसरे व्यक्ति को धोखा दे दिया जाए कार्य से, तो उसी को कपटपूर्ण कहेंगे। यानी कि प्रवंचना करने के इरादे से, धोखा देने के इरादे से किया गया कार्य, यानी कि इरादा ये है कि दूसरे को हम क्या दे दें, धोखा। एक उदाहरण देखिए, बबली बंटी फिल्म बनी थी और धोखा देने के इरादे से ताजमहल को ही बेचकर क्या किए दोनों फ्राडिया, फरार हो गए। यानी कि जो दोनों फ्राडिया थे, हीरो हीरोइन, वह ताजमहल ही बेचकर क्या हो गए, फरार हो गए। तो इरादा क्या था, धोखा देने का था कि नहीं था? तो यही पॉइंट पकड़ना है। यदि धोखा देने का इरादा था और धोखा दिया भी गया, तो ये कहा जाएगा कि आपने कपटपूर्ण कार्य किया। और धोखा देने का इरादा नहीं था, फिर भी दूसरे पक्षकार को धोखा हो गया, तो इसे कपट न कह के संविदा अधिनियम में ये पूछा गया था पिछली बार, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिथ्या व्यपदेशन या दुर्व्यपदेशन कहा जाता है। फिर एक बार हम बता रहे हैं, अगर धोखा देने का आशय था, इंटेंशन या इरादा था, तो कपट कहिएगा।
और धोखा देने का इरादा नहीं था लेकिन धोखा हो गया, तो कपट न कहिएगा, उसे हम क्या कहेंगे? मिथ्या व्यपदेश। तो धारा पहला आपका कॉन्ट्रैक्ट में कहा मैंने आपका आईपीसी में किस धारा में कपटपूर्ण पढ़ना है? 25। दूसरा देखिए भाई, कपट शब्द की परिभाषा, कपट को आपका संविदा अधिनियम में भी मिलेगा और संविदा अधिनियम की धारा 17 में कपट को बताया गया है फ्रॉड को। 5 कार्य दिए गए हैं, अगर इन कार्यों में से कोई एक कार्य कोई व्यक्ति करता है, संविदा का कोई पक्षकार, तो हम कहेंगे कि वह संविदा फ्रॉड करके की गई है, कपट करके की गई है। यानी कि कितने कपट के प्रकार दिए गए हैं? 5 कार्य, 5 में से एक करिए कोई, तो हम कहेंगे कि कपट। कपट की जहां तक परिभाषा की बात है, पूछा जाता है डेरी वर्सेज पिक, रट कर जाइएगा। डेरी बनाम पिक के बाद में कपट को परिभाषित किया गया संविधान नियम में, और जज का नाम पूछा है हर्शैल। तो याद करके जाइएगा, कपट की परिभाषा किस केस में दी गई? डेरी बनाम पिक के वाद में। और किसने दिया? हर्शैल जस्टिस ने। कपट का मतलब वही हम जो हमने बताया कि धोखा देने का अगर इरादा था, तो हम कहेंगे कि आपने कपट किया। और इरादा नहीं था, फिर भी दूसरा पक्षकार क्या खा गया? गच्चा, जैसे कहा जाता है ना, गच्चा खा गया। इनका आसान भाषा में भी समझिए, धोखा खा गया, तो इसे कपट नहीं कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा? ये जो हम अंतर बता रहे हैं आपका, ये किस केस में अंतर बताया गया, तो वह याद रखिए, डेरी बनाम पिक। अगला देखिए भाई आपका, यानी कि कुल मिलाकर ये आया कि अगर संपत्ति का अंतरण किया गया है, इरादा धोखा देने का था, तो वह शर्त भी शून्य होगी और अंतरण भी क्या होगा? शून्य। अगला देखिए आपका, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ये है कि यदि संपत्ति का अंतरण किया गया है और जो शर्त लगी है वह ये है कि किसी के शरीर को क्या पहुंचाओ? नुकसान। इस पर आपका तीसरा दृष्टांत देखिए, यानी कि बेयर एक्ट का तीसरा दृष्टांत या तीसरा एलेस्टेशन पहले देखिए। ख को क 500 रुपये इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह ग की हत्या करे, तो बताइए इस करार में आपका कह सकते हैं कि आपका इस करार में किसको क्षति पहुंचाने की शर्त लगी है? आपका शरीर की। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अब 2-3 उदाहरण देखिए। ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा अगर तुम सी की क्या कर दो? हत्या। बताइए, संपत्ति का अंतरण किया गया 500 रुपये का, और जो शर्त लगी है वह यह है कि तुम सी के शरीर को क्या पहुंचाओ? नुकसान। तो ये शर्त भी शून्य होगी और 500 रुपये का अंतरण भी क्या होगा? शून्य। अब दूसरा उदाहरण, अब बताइए, आईपीसी में थोड़ा पुराने लोग दिमाग लगाएं भाई। अगर ए बी से कहता है कि हे बी, तुम सी की हत्या करो, मैं 500 रुपया दूंगा, तो ए को कहा क्या जाएगा? एक को क्या नाम दिया जाएगा? दुष्प्रेरक। यानी कि ए दुष्प्रेरक कहलाएगा। दुष्प्रेरक का मतलब आसान भाषा में कि बी को उकसा रहा है। जैसे कि आपका कांग्रेस के जो नए लोग हैं, आपका राहुल जी को उकसा रहे हैं कि अब नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे, और पुराने लोग कह रहे हैं कि नए के चक्कर में न पड़िए, पुराना 100 साल और नया कितना? 9 साल। लेकिन पुराने की बात नहीं सुन रहे हैं राहुल जी। अब पुराने लोग एकदम कांग्रेस के किनारे हो गए हैं, जाकर देखिए कोई भी हो। और भाजपा वाले भी किनारे करना शुरू किए, तो कांग्रेस भी। मार्गदर्शक मंडल में जाइए,
दिमाग कम काम कर रहा है, 60 साल से ऊपर हो गए हैं, तो आप आरएसएस संभालिए। पार्टी के लिए तो योगी, मोदी और अमित शाह हैं ही। तो आगे देखिए आपका, यानी कि फिर एक बार उदाहरण देखा जाए शरीर का, तो ये दुष्प्रेरण होगा अपराध और ये दुष्प्रेरक कहलाएगा। ए बी से कहता है कि हे बी, तुम सी का पैर तोड़ दो तो मैं तुम्हें कितना दूंगा। तो बताइए ये अंतरण और शर्त सब कुछ वैध होगा कि शून्य? क्यों शून्य होगा? क्योंकि ये जो शर्त लगी है ये किसी के शरीर को क्या पहुंचाने वाली है? नुकसान, नुकसान जिसे कहा जाता है। अगला इसमें देखिए, अगला आपका छठवां पॉइंट भाई, अगर शर्त ऐसी है जो किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली हो, तो ऐसी दशा में भी शर्त भी शून्य होगी और अंतरण भी क्या होगा? शून्य। अब शरीर को नहीं, अब संपत्ति को देखिए। तो संपत्ति में दो तीन उदाहरण देखिए भाई। ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम अपनी भैंस को या सी के खेत में छोड़ दो और सी का खेत वो पूरा चर लेगी, यानी कि आपका नष्ट तहस नहस कर देगी, तो मैं तुम्हें कितना दूंगा? तो बताइए इसमें जो नुकसान की बात की गई है ये शरीर के नुकसान की कि संपत्ति की? तो अंतरण भी 500 का शून्य होगा और शर्त भी क्या होगी? शून्य। फिर दूसरे ए बी से कहता है कि हे बी, तुम जाके सी का मकान जला दो, सी का वाहन तोड़ दो, सी का वाहन जला दो, झोपड़ी जला दो, या जाके सी के खेत में जो लहलहा रही है सरसों की फसल उसे क्या करो? काट दो, उसका पेड़ काट दो, आम तोड़ लो। तो ये सब क्या होगा? किसको नुकसान पहुंचाने का करार है? संपत्ति को। तो ये सब करार भी शून्य। आपका कह सकते हैं अंतरण भी शून्य और शर्त भी क्या होगी? शून्य। उसका कोई मतलब नहीं। अगला देखिए आपका ये अगला है आपका अनैतिक, इमोरल, और अगला है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। तो पहले पब्लिक पॉलिसी देखते हैं तब आपका अनैतिक भाई। देखिए आपका पहले लोक नीति देखिए, दो शब्द और बचे हैं, काफी महत्वपूर्ण है आपका भी। BHU LLM में भी आपका क्वेश्चन पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति से बना था। UPJ में भी पिछली बार भी क्वेश्चन बना है, सतर्क रहिएगा। UPJ में 2018 में ये क्वेश्चन बना था कि किसने लोकनीति को अनकंट्रोल हार्स कहा है, अनियंत्रित घोड़ा कहा है, बदमाश घोड़ा कहा है, बेकाबू घोड़ा कहा है। तो बौरो रट कर जाइएगा, ये नहीं कि गलत हो जाए। किसने कहा है? तो बौरा गया घोड़ा, तो घोड़े अब ये है कि भाई शाम को तो बहुत घोड़े पर उदाहरण दिया गया था, लेकिन सुबह वाले पीरियड में भी एक तो उदाहरण बनता है और तब घोड़ा को चलाया जाए और घोड़ा को दौड़ाया जाए। ये घोड़ा बहुत खतरनाक, क्योंकि पुलिस एक्ट पढ़ाया जा रहा था और उसमें माउंटेड पुलिस यानी कि घुड़सवार पुलिस बताई जा रही थी और कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, घोड़ों को कैसे रखा जाएगा और घोड़ों को सिखाया जाएगा कि जब घोड़े पर चढ़कर गोली चलाई जाए तो घोड़े को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वह अस्थिर रहे, हिले ना, क्योंकि निशाना चूक सकता है। और घोड़े को ट्रक में चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आग माने ताप सहन करने की, यानी कि आग बर्दाश्त कर ले, अगर आग में फांदना भी हो तो क्या करे, थोड़ा बर्दाश्त, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है और इसके लिए आपका पैसा भी दिया जाता है। तो वो बताया गया था आपका शाम वाले पीरियड में। एक और सूचना है भाई, आज हिंदूला नहीं चलेगा शाम को, कल से चलेगा। तो आज आपका जो शाम वाला क्लास है 5:45 से ही चलेगा, मैंने 5 बजे से ही चलेगा, क्योंकि कई लोग नए भी आ रहे हैं। कल से हिंदूला चलेगा 4 बजे से शाम को। आज कुछ कारणों से हिंदूला रोका गया है, कल से आपका हिंदूला का क्लास चलेगा। देखिए फिर आप पहले पब्लिक पॉलिसी फिर देखा जाए तो आपका घोड़ा बताया जा रहा था, तो पहले उदाहरण सामाजिक देखा जाए 1 मिनट, तब घोड़े पर आया जाए। आप लोग देखते होंगे जब शादी विवाह होता है
तो जो दूल्हे राजा होते हैं, आगे राजा शब्द लगा दे रहे हैं, क्योंकि उस दिन उन्हीं का भाव रहता है। भले सुबह तक पालिश ओलिश चेहरे की क्या करे, उतर जाए, कम से कम रात भर तो पालिश रहेगी। और सुबह चेहरे की पालिश क्या होती है, उतर जाती है। तो दूल्हे राजा के लिए घोड़ा मंगाया गया। घोड़ा बिगड़ैल निकला, और जैसे ही घोड़ा पर चढ़े वैसे ही घोड़ा फरार हो गया। तो कई वीडियो यूट्यूब तमाम जगह हैं, देख सकते हैं आप, कि जैसे ही घोड़ा फरार होता है वैसे ही घर जो बाराती रहते हैं अब सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। ये ये सज धज के बारात में निकले हैं, और फिर न घर के रहेंगे न घाट के। दूल्हा जब तक मिलेगा नहीं तब तक निवाला नहीं मिलेगा। तो दूल्हे को खोजने के लिए कोई पैदल दौड़ रहा है, कोई जीप लेकर, कोई बाइक से। तो 3 घंटे बाद तो घोड़े वाला भी परेशान है। तो 3 घंटे बाद दूल्हा मिले तो बारात गई और भोजन मिला, नहीं तो बारातियों को आपका क्या करते घर आती धान जैसे कूट देते। ये घोड़ा बहुत खतरनाक होता है, और तमाम उदाहरण है, लेकिन उतना नहीं लंबा जाए, पहले लोक नृत्य पर आ जाए। देखिए, जो लोक नृत्य को समझिए, एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। प्रयास ये करिए कि अब पब्लिक पॉलिसी को समझ लीजिए। पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया। पहला नियम, लोक नीति का मतलब हुआ भलाई की नीति, सरकार की भलाई की नीति नहीं, बल्कि जनता की भलाई की नहीं नीति। अर्थात ऐसी नीतियां, ऐसी पॉलिसी, ऐसी योजना जो जनता की भलाई के लिए हो, उन्हीं को हम लोकनीति के पक्ष में शर्त कहेंगे। और ऐसी नीतियां जो जनता के विपरीत हो, समाज की भलाई के विपरीत हो, उसे हम क्या कहेंगे, लोकनीति के विरुद्ध नीति, माने लोकनीति के विरुद्ध। फिर एक बार याद रखें, सरकार की भलाई ना मार दीजिएगा। लोकनीति मतलब किसकी भलाई, जनता की। अब संविधान नियम में पहले जनता की भलाई देखिए। मुनु स्वामी बनाम लिली व्हाइट का केस पूछा जाता है, लॉन्ड्री वाला, देखिए ध्यान से, वहां से उदाहरण उठाइए। ये एक व्यक्ति है और अपना कोट धुलने के लिए बी को देता है। बी ए को एक रसीद देता है। रसीद पर लिखा रहता है कि अगर हे ए, अगर तुम्हारा कोट भूल जाएगा हमसे तो हम पूरा कोट का दाम नहीं देंगे, कितना परसेंट देंगे, 50। अब आप लोग ये बताइए, ये जो नीति है या शर्त है, आपको क्या लगता है, ये समाज की भलाई के पक्ष में है कि विरोध में? विरोध में। क्यों विरोध में है? अगर ऐसा होने लगे तो भी कोर्ट खुद ही रख लेगा, और एक को कोर्ट के आधा दाम देकर क्या होगा। अतः न्यायालय जो शर्तें, जो नीतियां लोकनीति के विरुद्ध होती हैं, उसे मानने से इनकार कर देते हैं। और एक को न्यायालय ने कोर्ट का पूरा पैसा दिलवाया, और जबकि क्या लिखा था रसीद में, 50%। ये लोकनीति के क्या है सर, विरोध। अब अगला आइए। चूंकि लोकनीति परिभाषित नहीं है, अतः ऐसी दशा में आपका न्यायालय किस चीज को जनता की भलाई के लिए माने और किस चीज को जनता की बुराई के लिए, ये कहीं डिसाइड नहीं है। ये न्यायालय के कहाँ है, विवेक पर। अतः न्यायालय के विवेक पर होने के कारण ही लोकनीति को, पब्लिक पॉलिसी को रिचर्डसन बनाम मेलिस के वाद में जस्टिस बोरो ने अनियंत्रित घोड़ा या अनकंट्रोल हार्स से तुलना की। जिस प्रकार एक घोड़ा है, अगर अनियंत्रित हो जाए कहाँ लेकर जाएगा दूल्हे को, कोई भरोसा नहीं। उसी प्रकार न्यायालय लोकनीति का, विवेक का प्रयोग करते हुए कितनी दूर निकल जाएगा, ये कोई भरोसा नहीं है। लेकिन लॉर्ड डेनिंग का क्वेश्चन आया था आपका एलएलएम में 2-3 साल पहले ही, यहाँ इलाहाबाद के। लॉर्ड डेनिंग कहते हैं कि
इस घोड़े को नियंत्रित किया जा सकता है अगर चाबुक थोड़ा क्या किया जाए, जोर से पकड़ा जाए। यानी कि अनियंत्रित घोड़े को भी क्या कर सकता है न्यायालय, नियंत्रित। विवेक का प्रयोग क्या करे, सतर्कता से। कुल मिलाकर ये रहा। तो अनियंत्रित घोड़े लोकनीति, अनियंत्रित घोड़ा की तुलना किससे की गई है, लोकनीति से। ये पूछा गया अनियंत्रित घोड़ा किसके लिए प्रयोग किया गया था, किसके लिए किया जाता है, पब्लिक पॉलिसी। ये BHU LLM में आया था कि अनियंत्रित घोड़ा किससे संबंधित है, तो लोकनीति से। क्योंकि किस केस में कहा गया, रिचर्डसन बनाम मेलिस। कौन जज कहा था, कई लोग एटकिन मार कर आए थे पिछली बार, एटकिन नहीं, बौरो बौरो बौरो। हाँ, बौरो याद रखिएगा भाई, बहुत खतरनाक होता है बौरो। देखिए एक उदाहरण बौरो पर। बौरो का कांट भी होता है, सुने हैं ना गांव के लोग। आपका मने निकलता है और कांट भी रहता है, तो देखिए घराती बाराती बहुत दुश्मनी होती है। मान लीजिए आपका घराती गए तिलक में, और आपका बारातियों ने यानी कि दूल्हे राजा के घर वालों ने कोई सेवा भाव नहीं किया और बिस्तर भी अच्छा नहीं दिया, तो घरातियों ने भी ठाना था कि इन्हें भी हम लेटाएंगे ऐसी जगह की रात भर क्या करें, याद आए। तो नीचे बिस्तर बिछाया गया और नीचे कांटा बिछा दिया गया, और जैसे ही बाराती बैठे कुर्सी वैसे ही कांटा क्या हुआ, यानी कि घरातियों ने बारातियों से पूरा हिसाब क्या कर लिया। गांव में ऐसा भी होता है भाई, आगे देखिए आपका। यानी कि फिर एक बार देखिए, अगर देखिए आपका फिर एक बार लास्ट में आप TPA में आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संपत्ति के अंतरण में कोई शर्त लगी है और न्यायालय की राय में वह शर्त लोकनीति के क्या है, विपरीत, तो अंतरण भी शून्य होगा और शर्त भी क्या हो जाएगी, शून्य। ये जरूर याद रखिए। अगला और अंतिम शब्द है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी पिछली बार जे में 2 क्वेश्चन बना था, इमोरल या अनैतिक। तो आपका विधि में नैतिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यानी कि लॉ एंड मोरालिटी, ये विवाद किसके बीच है जूरिस्प्रूडेंस में, हार्ट और फूलर। याद करके जाइएगा। यानी कि प्रोफेसर HLA हार्ट और एक विद्वान है फूलर, इन्हीं के बीच ये विवाद है कि क्या विधि में नैतिकता, मोरालिटी होनी चाहिए कि नहीं। अगला शब्द देखिए भाई, अनैतिकता और नैतिकता को पहले बताया जाए, तब आपका लास्ट इसमें जो दृष्टांत दिया गया है और 2-3 अन्य उदाहरण अपने मन से बताना है। ध्यान से देखिए, अगर संपत्ति अंतरण में ऐसी शर्त लगी है जो न्यायालय की राय में, हमारी राय में नहीं, किसकी राय में, न्यायालय की राय में इमोरल हो, अनैतिक हो, तो ऐसी दशा में TPA की धारा 25 बताती हैं कि शर्त भी ऐसी शून्य होगी और अंतरण भी क्या होगा, शून्य। कौन सी शर्त नैतिक है, कौन सी अनैतिक है। जो नैतिकता होती है, अच्छे से इसको समझिए 2-4 मिनट और। नैतिकता, नैतिकता जो होती है वह कहीं परिभाषित नहीं है, ये समाज का दृष्टिकोण होता है। हो सकता है कि आज कोई चीज नैतिक हो तो कल अनैतिक हो जाए, और कल अनैतिक थी तो आज क्या हो जाए, नैतिक। यानी कि समाज का एक विचार कि किस चीज को समाज उचित मानता है वह नैतिक है, और समाज जिस चीज को क्या मानता है बुरा, वह क्या है, अनैतिक। नैतिकता की परिभाषा समाज दर समाज, स्थान दर स्थान, समय दर समय और देश दर देश बदलती रहती है। एक दो उदाहरण देखिए, जैसे भारत में है भाई, सामान्यतः लोग एक विवाह करते हैं, बार बार डाइवोर्स देकर 10 विवाह नहीं करते, ये भारतीय परंपरा है।
इंग्लैंड और अमेरिका में चले जाइए तो 2-3 साल के लिए विवाह किए, फिर डाइवोर्स, फिर विवाह, फिर डाइवोर्स। भाई ट्रम्प जो थे वहीं 2-3 विवाह किए थे। तो ऐसी दशा में आपका ये नैतिक है, भारत में उचित नहीं माना जाता, लेकिन कानूनन सही है। दूसरा उदाहरण देखिए, वेश्यावृत्ति। कई देशों में लाइसेंस इसे प्राप्त है, लेकिन भारत में शुद्ध रूप से ये कानूनन गलत है, प्रतिषिद्ध है, और इसे न्यायालय इमोरल, समाज अनैतिक मानता है, न्यायालय भी अनैतिक मानता है। तो एक देखा जाए उदाहरण अनैतिकता का वेश्यावृत्ति पर। ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा अगर तुम चकला घर चलाओगी। चकला घर सुने हैं ना? चकला घर मैंने वेश्यावृत्ति का घर, और क्या है? उसी को चकला घर कहा जाता है भाई। अगर तुम चकला घर चलाओगी तो मैं कितना दूंगा? 1 करोड़। ये शर्त भी शून्य होगी और अंतरण भी क्या होगा? शून्य। क्योंकि ये जो शर्त है ये नैतिक है कि अनैतिक? अनैतिक। आपका अगला उदाहरण देखिए, 1-2 उदाहरण और बताया जाए। देखिए, आपका कोई स्त्री और पुरुष जो वयस्क हो चुका है, आपका एक साथ, भले वह पति पत्नी न हो, लेकिन पति पत्नी के रूप में रह सकता है बिना विवाह किए। कुछ समय पहले तक इसे बुरा माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अच्छा माना, अनैतिक माना, और इसको कहा जाता है लिव इन रिलेशनशिप। बॉम्बे में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, बड़े शहरों में लोग विवाह कम कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में ज़्यादा रह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हो रहा है आपका। अगला देखिए, जहाँ तक अनैतिक की बात है, आपका अनैतिकता पर लास्ट उदाहरण कानूनी दिया जाए जो बेयर एक्ट में दिया है। तो बेयर एक्ट में 425 में उदाहरण थे, 2 असंभवता पर, तीसरा शरीर को नुकसान पहुंचाने पर, और चौथा किस पर है? अनैतिकता पर। और देखिए आपका चौथा उदाहरण खत्म हो गई है। क अपनी भतीजी ग को 500 रुपये इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह अपने पति का अभित्याग कर दे। अभित्याग मतलब क्या हुआ? छोड़ दे। तो बताइए, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, तो ऐसी दशा में ये जो कार्य होगा ये अनैतिक माना जाता है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता है, सुख शांति से चलने दीजिए और सुख शांति में बाधा न डालें, कानून ये कहता है। इसके बाद आपका लोक नीति पर 1-2 और हम उदाहरण बता दें, वहीं कम रह गया था। आपका विवाह में जो दलाली की संविदा होती हैं वह भी लोक नीति के विपरीत मानी जाती हैं। विवाह में क्या खाइए? दलाली। तो दलाली सुने कि नहीं? देखिए, नहीं सुने तो अब लास्ट में सुनाया ही जा रहा है भाई, इसीलिए तो यहाँ आए हैं कि आपका सब दलाली वलाली पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए एक बहुत बड़े पंडित थे, और ये करते क्या थे कि आपका लोगों का विवाह करवाते थे। तो एक बार बीसा 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 आया, यानी कि बार बीसा बीसा बीसा, 3 बार बीसा बीसा, तो कितने साल हो गया? 60। 1 बीसा, 2 बीसा, 3 बीसा, तो कितना साल का हो गया? 60। तो चलिए बना लिया जाए, एक 60 साल का लड़का आया और पंडित जी से कहा कि पंडित जी अब तो हमारा विवाह करा दीजिए, और जब करा देंगे तो आपको हम दलाली देंगे। कितना लाख? 1 लाख। तो पंडित जी भाई दलाली के चक्कर में, भाई कोई बुरा ना माने, उदाहरण दिया जा रहा है, दलाली के चक्कर में लगे लड़की खोजने, और लड़की जब खोजे तो बर बीसा 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 बीसा, यानी कि और थोड़ा बना दे। कितने साल का? 80। और बेचारे का विवाह करा दिए। अब विवाह तो हो गया, लेकिन पैसा दिया नहीं लड़का।
तो क्या पंडित ये जो पैसा विवाह में दलाली खाने का कौन करार किए हैं? ये करार शून्य होगा। धारा 25 के तहत ये लोक नीति के क्या होगा विपरीत, तो शर्त भी शून्य और आपका 1 लाख रुपया का अंतरण भी शून्य, 1 पाई नहीं मिलेगा। तो ये जो आपका कह सकते हैं कि देखिए लोकनीति पर पूरा नहीं पढ़ाएगा, पूरा तो घंटों लग जाएगा। आपको कुछ मामले ऐसे हमने जरूर बताए जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट थे या अनैतिकता के क्या हैं विपरीत। इस प्रकार अब जाकर धारा 25 समाप्त होती है भाई। तो अगला क्लास अब कल चलेगा भाई, क्योंकि समय भी हो गया।